कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है जिसमें हम 900 एमसीक्यूज से ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, ये पीडीएफ आपको मिलेगी किरिंस कॉमर्स जोन की ऐप पर, और उसी ऐप के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं अकाउंटेंसी के, कुल मिला के 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद एनालिसिस वीडियोस आपको मिलेंगे। एंड 11th 12th कॉमर्स की बीकॉम बीबीए या सीए फाउंडेशन कोर्स कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है ऑफलाइन, तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जो ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो जो भी क्वेरीज़ हैं आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके कॉल करके अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 76 है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस पीछे जो वीडियोस हैं उस पर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 आज का। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न ए बिजनेस इज अज्यूम्ड एज हैविंग। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की कितनी लाइफ होती है? ए लिमिटेड लाइफ, बी एन इंडेफिनिट लाइफ, सी ए वेरी लॉन्ग लाइफ। देखिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो कहता है कि बिजनेस चलता रहता है, बिजनेस को हम चलाते हैं कितने समय के लिए? नॉट फॉर ए लिमिटेड लाइफ, नॉट ए वेरी लॉन्ग लाइफ, फॉर एन इनडेफिनिट लाइफ। एक बिजनेस जो है जब तक हमें मुनाफा दे रहा है तब तक चलता रहेगा, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल, यानी एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक बिजनेस की जो लाइफ है वो इनडेफिनिट होती है, इसलिए हमारा आंसर भी रहेगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोपराइटर होता है, मतलब ओनर होता है, उसको बिजनेस का क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर हो गया जिसको हमने पैसा देना है, एक क्रेडिटर मान लिया जाता है? ए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बी कॉस्ट कंसेप्ट, सी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डी एंटिटी कंसेप्ट। देखिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो ये कहता है कि हमें वो ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करनी है जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो हम फिक्स एसेट खरीदते हैं उस वक्त हमने जो प्राइस पे किया, फर्दर अकाउंटिंग उसी कॉस्ट पे होगी। डजंट मैटर कि उसका मार्केट प्राइस अभी कितना है, कम है उससे ज़्यादा है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग ड्युअलिटी कंसेप्ट है, यानी इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। और एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस के लिए जो ओनर है या जो प्रोपराइटर है वो क्रेडिटर है, यानी वो जिसने बिजनेस को पैसा दिया है, जिसको बिजनेस में पैसा वापस करना है। तो बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है, और हम कितनी जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से। तो ये किसने कहा? एंटिटी कंसेप्ट, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to which of the following concept for determining the net income from business all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue। यानी किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिस साल की रेवेन्यू, यानी जिस साल की हमें इनकम कैलकुलेट करनी है उसे साल के एक्सपेंस हमें उसी इनकम में से निकालने हैं। वो कौन सा कंसेप्ट है जो ये कहता है कि जिस साल की इनकम है आपको उसी साल के एक्सपेंस लेने हैं अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट या लॉस को निकालने के लिए? ए मैचिंग कंसेप्ट, बी कॉस्ट कंसेप्ट, सी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सी डी ड्यूअल एस्पेक्ट। देखिए, कॉस्ट कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको कि जिस कॉस्ट पे हम किसी फिक्स एसेट को खरीदेंगे फर्दर अकाउंटिंग उसी कॉस्ट पे होती है, डजंट मैटर उसका मार्केट प्राइस क्या है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी चीज़ की जो मनी वैल्यू होगी हम वो रिकॉर्ड करेंगे, जिस चीज़ की मनी वैल्यू नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग ड्युअलिटी कंसेप्ट को फॉलो करता है, यानी उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आपको अगर अपना प्रॉफिट या लॉस दिखाना है तो आपको जिस साल का प्रॉफिट दिखाना है उस साल की इनकम में से उसी साल के एक्सपेंस आपको माइनस करने हैं। तो ये कहा मैचिंग कंसेप्ट ने, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी था कि हमें जिस साल की इनकम रेवेन्यू दिखाना है उसी साल के एक्सपेंस हमें माइनस करने हैं। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट की मैच करो अपनी इनकम को अपने एक्सपेंस के साथ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 79th, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मैंने अभी आपको बोला कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जो
जिस चीज़ की कोई मनी वैल्यू होगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इनमें से कौन सा है जो इस कंसेप्ट को फॉलो करता है? ऑप्शन ए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स की जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, अपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा कि दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट आया वो, या फिर कमीशन पेएबल टू सेल्समैन वो हम रिकॉर्ड करेंगे, या फिर क्वालिटी कंट्रोल डाटा वो रिकॉर्ड करेंगे, ऑल ऑफ दिस। देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी तो हमें जो कमीशन सेल्समैन को पे करनी है, पेएबल है या जो पे करनी है, उसी को हम अकॉर्डिंग टू दिस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। बाकी चीज़ों की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ड्यू टू। नॉन फाइनेंशियल हो गया ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें मनी के बारे में बात नहीं की जाती, मनी के इनफ्लो या आउटफ्लो के बारे में बात नहीं की जाती, ऐसी इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल कहते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ड्यू टू, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्ड की जाती? डुअल कंसेप्ट में आपको बता चुका हूँ कि एक डेबिट, जो डुअलिटी कंसेप्ट ये कहते हैं कि जहाँ एक एस्पेक्ट डेबिट है दूसरा वहाँ इक्वल अमाउंट का क्रेडिट भी है। इक्वल कंसेप्ट ये कहता है कि जो मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन इस साल की हैं या जो एक्सपेंसेस इस साल के हैं हमने इसी साल में रिकॉर्ड करने हैं, वेदर पेड और नॉट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जिस चीज़ की कोई मनी वैल्यू होगी आपको उसको रिकॉर्ड करना है। और एंटिटी कंसेप्ट जैसे मैंने बताया कि ये कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो नॉन फाइनेंशियल यानी जिसमें पैसों की बात नहीं हो रही, ये हम रिकॉर्ड नहीं करते, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट इंप्लाइज, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है? ए, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, बी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, सी, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, डी, नन ऑफ दिस। देखिए, रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि आप अपनी रेवेन्यू को या अपनी इनकम को एज एन इनकम कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएं, या जब आप अपनी गुड्स की डिलीवरी दे दो, या आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दो। जब तक आप अपनी गुड्स की डिलीवरी नहीं देते या आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, आप अपनी इनकम को एज एन इनकम नहीं दिखा सकते। तो ये कंसेप्ट किसने कहा? रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट सिंपली ये कहता है कि आप अपनी इनकम को तब इनकम दिखाओगे जब आप गुड्स की डिलीवरी कर दोगे या फिर सर्विस प्रोवाइड कर दोगे, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। अगर कैश रिसीव हो गई तो भी, अगर नहीं हुई तब भी। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा बी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन कैश बुक? इनमें से कौन सा है सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है? किसके लिए? कैश बुक में रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। कैश बुक में कौन सा है जो सोर्स डॉक्यूमेंट का काम नहीं करता? बी, ए, कैश मेमो, बी, इनवर्ड इनवाइस, सी, कैश रिसिप्ट, डी, बैंक रिसिप्ट। देखिए, कैश मेमो यानी जब हम कोई चीज़ कैश पे बेचें तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। जस्ट ए सेकंड, कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। कैश रिसिप्ट भी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। बैंक रिसिप्ट भी, डबल कॉलम जो कैश बुक होती है इसमें कैश और बैंक कॉलम होता है उसमें रिकॉर्ड होती है। इनवर्ड इनवाइस जो है ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, सोर्स डॉक्यूमेंट का काम नहीं करता। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड थ्रू ट्रांसफर वोचर? इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो ट्रांसफर वोचर के थ्रू रिकॉर्ड नहीं की जाती? सबसे पहले आपको बता दूं, ट्रांसफर वोचर किसे कहते हैं? नॉन कैश जो वोचर्स होते हैं। नॉन कैश वोचर्स या ट्रांसफर वोचर्स वो होते हैं जहां पर ना कैश का इनफ्लो हुआ, यानी ना हमारे पास कैश आई ना गई। एक ट्रांजैक्शन तो हुई लेकिन उसमें ना हमारे पास कैश आया ना कैश गया, तो ऐसी ट्रांजैक्शन कहलाती हैं ट्रांसफर वोचर या नॉन कैश वोचर। तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो नॉन कैश विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड थ्रू ट्रांसफर वोचर, जो कि ट्रांसफर वोचर में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी? क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये तो ट्रांसफर वोचर में रिकॉर्ड की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कैश की कहीं बात नहीं हो रही, क्रेडिट में सेल हो रही है फिक्स एसेट की। क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन ये भी जो है नॉन कैश वोचर है या ट्रांसफर वोचर में रिकॉर्ड की जाएगी। हमें बताना है कौन सी नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए भी ट्रांसफर वोचर की जरूरत पड़ती है। कैश परचेज, तो जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफर वोचर में जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो वो रिकॉर्ड नहीं करते, तो कैश परचेज ऑफ गुड्स जो है ट्रांसफर वोचर में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर वोचर में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जो कौन सी होती हैं? नॉन कैश होती हैं। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एसेट्स आर हेल्ड इन ए बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, जो एसेट्स हम बिजनेस में हमारे पास जो एसेट्स होते हैं बिजनेस में वो किस लिए होते हैं? ए, रीसेल, बी, कन्वर्जन टू कैश, सी, अर्निंग रेवेन्यू, डी, नन ऑफ द अबव। जो एसेट्स हमारे पास बिजनेस में होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेप्ट स्टॉक को छोड़कर, वो सारे किसके लिए होते हैं? अर्निंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए या पैसा कमाने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लीना रिसीव्ड 30,000
एज एरियर ऑफ रेंट ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। लीना को 30,000 का रेंट मिला पिछले साल। एरियर ऑफ रेंट मतलब ऐसा रेंट जो पिछले साल नहीं मिला था लेकिन अब मिला। द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A वुड बी। देखिए, अगर आपको पिछले साल, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। अगर आपको पिछले साल रेंट नहीं मिला तो आपको टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपको 30,000 रेंट नहीं मिला था। लेकिन अगर वो रेंट आपको इस साल मिल गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कितना टैक्स अंडर सेक्शन 25A? देखिए, जो भी आपको रेंट मिलता है, जो भी आपको रेंट मिला जिसके ऊपर कि पिछले साल आपने टैक्स नहीं दिया था, लेकिन अगर इस साल मिला तो टैक्स देना पड़ेगा। उसमें आपको एक डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24A। वो कितनी होती है? 30% जितना मिल रहा है उसका। इस केस में 30% किसका लेंगे? 30% ऑफ 30,000। ये आपको एक छूट होती है। तो 30% ऑफ 30,000 होता है 9,000। तो 9,000 आपको छूट हो गई। इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट आपका कितना है? 21,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर रहेगा बी। चलिए जी, नेक्स्ट। In case the letting out of property is incidental to the main business, the income from such property shall be taxable। अगर जो हम मकान किराए पे दे रहे हैं वो हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है, यानी उस चीज़ का, उसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, या कैपिटल गेन। देखिए, अगर जो मकान हम किराए पे दे रहे हैं वो हमारे बिजनेस का हिस्सा है, यानी हम उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ, अगर वो हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं है, हमने अपना घर जैसे किराए पे दिया, मेरा घर है, मैंने अपना घर किराए पे दे दिया, तब वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता। लेकिन इस केस में कहा कि अगर वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ पार्ट है तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज कंपोजिट रेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज टैक्सेबल अंडर द हेड। देखिए, सबसे पहले कंपोजिट रेंट क्या होता है वो समझ लें आप। देखिए, मान लो आपने एक बिल्डिंग किराए पे दी, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग किराए पे दी और उस बिल्डिंग के साथ आपने कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी दे दी, ठीक है। मान लो बिल्डिंग का रेंट आप ले रहे हो 10,000 और एडिशनल फैसिलिटीज़ यानी फर्नीचर वगैरह, एसी आपने दे दिया, उसके साथ आपने फर्नीचर दे दिया, उसका भी रेंट है, प्लस एनी अदर फैसिलिटीज़ जो आप अपने किराएदार को देते हो। और मान लो आप बिल्डिंग का रेंट 10,000 ले रहे हो और बाकी जो एडिशनल फैसिलिटीज़ आप दे रहे हो उसका रेंट आप मान लो आप 5,000 ले रहे हो, तो कुल मिला के आप 15,000 रेंट ले रहे हो। इसको बोलेंगे हम कंपोजिट रेंट, यानी बिल्डिंग प्लस आप जो एडिशनल फैसिलिटीज़ दे रहे हो। अब कंपोजिट रेंट किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? ए, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड डी, जस्ट ए सेकेंड, डी वाला देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है? डी, ए और बी अबव डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस। ए और बी दोनों में से कोई भी कुछ कंडीशन के साथ। देखिए, अगर कंपोजिट रेंट जो आप ले रहे हो, अगर आपके बिजनेस, यानी मान लो एक बिल्डिंग है उसके अंदर जो फर्नीचर वगैरह आप दे रहे हो, एसी वगैरह, वो आपके बिजनेस का हिस्सा है, तब तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अगर वो आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं है तब वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर बिजनेस का हिस्सा है तो इस हेड के अंडर टैक्सेबल, अगर बिजनेस का हिस्सा नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आंसर क्या था? ऑप्शन डी क्या थी? ए और बी। ए और बी में से डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे। वो कंडीशन क्या थी? अगर बिजनेस का हिस्सा है तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए डी इसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस टेकन टू बी नील? किस केस में किसी मकान की जो एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं? जो मतलब एक मकान का रेंट होता है साल का, उसकी वैल्यू नील, यानी रेंट नील माना जाएगा। ए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, बी, वैकेंसी फॉर द होल पीरियड, सी, इफ द एसएससी होल्ड 3 हाउस प्रॉपर्टीज, डी, बोथ ए एंड बी। देखिए, अगर आप मकान अपने लिए यूज़ करते हो, आप खुद उसमें रहते हो, इसका मतलब आप कोई भी रेंट रिसीव नहीं कर रहे हो, तो एनुअल वैल्यू हो जाएगी नील। तो ये आंसर सही है। लेकिन वैकेंसी फॉर होल पीरियड, लेकिन अगर मान लो आपका मकान पूरे साल खाली रहा तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नील। इसलिए इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा ये। चलिए, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस डिडक्शन ऑफ म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्स की डिडक्शन कितनी अवेलेबल है? ए, अवेलेबल इफ़ पेड बाय ओनर, अगर ओनर ने पे की तब। बी, नॉट अवेलेबल इफ़ पेड बाय टेनेंट, टेनेंट ने पे की यानी किराएदार ने पे
की तब वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सी अवेलेबल इफ़ टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, तब अवेलेबल है अगर सोर्स यानी एट सोर्स आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट हो जाए, और नो डिडक्शन ऑफ म्यूनसिपल टैक्स पेड, और कोई भी डिडक्शन डी में कोई डिडक्शन म्यूनसिपल टैक्स की नहीं लगेगी। देखिए अगर आपका मकान, अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जो म्यूनसिपल टैक्स की, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसका मतलब आप तो रेंट रिसीव कर ही नहीं रहे, तो म्यूनसिपल टैक्स की डिडक्शन तब मिलती है जब मकान आपने किराए पे दिया हो, उसमें से आपको कुछ छूट मिल जाती है जो आपने म्यूनसिपल टैक्स दिया है। तो इस केस में अगर आपने मकान आप अपने रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आपको रेंट नहीं मिल रहा, तो रेंट नहीं मिल रहा तो आपको वो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, इसलिए नो डिडक्शन ऑफ म्यूनसिपल टैक्स। चलिए जी, नेक्स्ट इज म्यूनसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी, जो म्यूनसिपल टैक्स हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट करते हैं उसके लिए शुड बी ए पेड बाय टेनेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर टेनेंट यानी किराएदार ने दिया है तब हम डिडक्ट कर सकते हैं। बी पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर ओनर ने दिया है प्रीवियस ईयर तब हम डिडक्ट कर सकते हैं, या एक्रू ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल का ड्यू है वो, या नन ऑफ द अबव। देखिए म्यूनसिपल टैक्स जो ग्रॉस एनुअल से डिडक्ट होगा ये हम तभी डिडक्ट कर सकते हैं जब पेड बाय ओनर हो, अगर टेनेंट पे करता है तो आपको डिडक्शन टैक्स में नहीं मिलेगी। चलिए जी दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। X is a member of house building cooperative society who is the owner of the flat constructed by it. One of the flat is allotted to Y. एक cooperative society है जो किसने फ्लैट्स बनाए उसकी ओनर है, एक फ्लैट Y मिस्टर Y को अलॉट किया गया है। द इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल। अब ये जो उस फ्लैट से जो इनकम है वो किसको टैक्सेबल होगी? ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, वी वाइज डीम्ड ओनर, सी 50% हैंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड 50% हैंड्स ऑफ एक्स, नन ऑफ द। देखिए अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने किसी को फ्लैट दिया है, उस फ्लैट से कोई इनकम आ रही है, तो उस केस में जो उस फ्लैट का मालिक है उसी को वो टैक्स लगेगा, उसको हम डीम्ड ओनर मान लेंगे, अज्यूम्ड ओनर मान लेंगे, क्योंकि रेंट वो रिसीव कर रहे हैं तो उसी को उसका टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इस केस में भी वाई को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा और उसी से वो टैक्स वसूला जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए हैज़ 2 हाउस प्रॉपर्टीज, बोथ आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। द एनुअल वैल्यू ऑफ ए के पास 2 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, दोनों जो हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। एनुअल वैल्यू उसकी हम क्या लेंगे? ए बोथ हाउसेज शैल बी नील, दोनों की एनुअल वैल्यू नील मान लेंगे। बी 1 हाउस शैल बी नील, एक की नील मान लेंगे। नो हाउस शैल बी नील, किसी की वैल्यू भी नील नहीं मानेंगे। या बोथ हाउस शैल बी डिटरमाइन्ड एज इफ दे वर लेट, दोनों मकान को लेट आउट मान लिया जाएगा। देखिए अगर किसी के पास एक से ज़्यादा मकान है, मान लो 2 मकान है, जैसे इस केस में अगर 2 मकान हैं तो एक मकान की वैल्यू हम नील मान लेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, लेकिन दूसरा मकान को हम लेट आउट मानेंगे। तो याद रखें अगर किसी के पास एक से ज़्यादा मकान है तो एक की वैल्यू हम नील मान लेंगे क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, लेकिन दूसरा चाहे आपने किराए पे दिया या नहीं दिया उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम, अनरियलाइज्ड रेंट हम कहाँ से डिडक्ट करते हैं? ऑप्शन आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, इनकम फ्रॉम हेड हाउस प्रॉपर्टी, नन ऑफ द अबव। देखिए अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है वो रेंट जो आपको किराएदार से नहीं मिला, तो हम कहाँ से डिडक्ट करेंगे? उस रेंट को हम डिडक्ट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। आपकी जो भी साल की एनुअल वैल्यू है उसमें से जितना रेंट आपको नहीं मिला वो हम डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिडक्शन देने के बाद, ठीक है, सॉरी म्यूनसिपल टैक्स निकालने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिडक्शंस आर एप्लीकेबल अंडर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हमारी हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके अंदर कौन सी डिडक्शन अवेलेबल है? तो जो डिडक्शन है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो है अंडर सेक्शन 24। इसके अंदर 24 के अंदर 2 डिडक्शंस आती हैं, एक 24A एंड एक आती है 24B। 24A जो है ये आप याद रख लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, और कितनी है? 30% ऑफ NAV, जो भी मकान की NAV होगी नेट वैल्यू उसका 30% आपको डिडक्शन होगी। और 24B में आती है इंटरेस्ट ऑन लोन बारोड फॉर, आपने अगर कोई लोन पर इंटरेस्ट दिया लेकिन लोन किसके लिए लिया है? बारोड फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन के लिए, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो उसके लिए तो आपको डिडक्शन 24B मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ़ एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज नील
देन विच डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 24। अगर किसी मकान की एनुअल वैल्यू नील है तो कौन सी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 मिलेगी। अभी मैंने बताया कि अंडर सेक्शन 24 दो डिडक्शंस हैं, एक तो 30% ऑफ NAV है, ठीक है, दो डिडक्शन कौन सी बताई, 30% ऑफ NAV, तो ये तो है 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है हमारी, और एक 24B है जो भी मैंने बताई इंटरेस्ट ऑन लोन की, कि अगर आपने लोन पे इंटरेस्ट दिया और लोन आपने किस लिए लिया, मकान बनाने के लिए, खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रेनोवेशन के लिए, तो आपको 24B भी मिलेगी। लेकिन अगर किसी मकान की एनुअल वैल्यू नील है तो 30% ऑफ नील तो नील ही रहेगा ना, तो इसलिए उसको सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन बारोड फॉर हाउस प्रॉपर्टी यानी A। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs 20 MCQs। कल हम नेक्स्ट 20 MCQs करेंगे। अगेन ये जो PDF है ये आपको अवेलेबल है किन्स कॉमर्स जोन की ऐप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।